हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्टडी विद पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। आज हम यूपी टेट 2018 में बाल विकास एवं शिक्षण विधि से पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? विकल्प है लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा या वाराणसी। तो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में 1954 में इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, जो संबंध स्किनर का चूहों से है एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था। तो इसमें पूछना क्या है कि स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? तो स्किनर ने चूहों और कबूतर पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। और कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। तो वन मानुस कहेंगे सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, जिसका नाम क्या था? सुल्तान नाम था। अगला प्रश्न है आपका, अधिगम का पठार है। विकल्प है अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में दोष, अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अवरोध। तो अधिगम का पठार से तात्पर्य क्या होता है कि सीखने की एक ऐसी अवस्था या समय आता है जहाँ पर विकास या सीखने का जो क्रम है वह कुछ समय के लिए रुक जाता है, उसमें प्रगति नहीं देखने को मिलती है, लेकिन फिर जैसे ही अभ्यास शुरू होता है वैसे ही सीखना फिर से प्रारंभ हो जाता है। तो इसी को अधिगम का पठार कहा गया है। और तो इसमें आपका क्या होगा? अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, स्टंटेड ग्रोथ जो होता है वही अधिगम का पठार होता है। व्याख्या देखते हैं अधिगम का पठार। अधिगम में अवरुद्ध वर्धन का सूचक होता है। स्किनर ने अधिगम के पठार के बारे में कहा है, पठार क्षैतिज प्रसार है जिससे उन्नति का बोध नहीं होता है। मतलब विकास सीखने की जो प्रक्रिया है वो कुछ समय के लिए रुक जाती है, प्रगति नहीं देखने को मिलती है। अवरुद्ध वर्धन को स्टंटेड ग्रोथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? विकल्प है स्किनर, पावलोव, हॉल और थॉर्नडाइक। तो इसके पुस्तक के लेखक हो जाएंगे स्किनर। स्किनर की एक और पुस्तक आप लोग देखिएगा जो हमेशा ही परीक्षा में पूछी जाती है, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। ये भी देखिए, इसमें भी बिहेवियर है, द बिहेवियर एंड ऑर्गेनिज्म। और एक पुस्तक और स्किनर की देखिएगा, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। एक साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। एक बुक और है वर्बल बिहेवियर, इनकी एक पुस्तक है। बिहेवियर तीनों में ही है। अब यहीं पे हम कुछ पाउलो की बुक भी देख लेते हैं। पाउलो की बुक है कंडीशन रिफ्लेक्शन। कंडीशन रिफ्लेक्शन, नोट कर लीजिएगा इसको। रिफ्लेक्स होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, कंडीशन रिफ्लेक्स होगा। थॉर्नडाइक की बुक है एनिमल इंटेलिजेंस। एक इनकी और बुक है, देखिएगा, एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी है। पाउलो की एक और बुक आप लोग नोट कर लीजिए, लेक्चर्स ऑन कंडीशंस रिफ्लेक्सेस। कहाँ? यहाँ पे लिख लीजिए, लेक्चर्स ऑन
समाधान, कंडीशन रिफ्लेक्शन, कंडीशन रिफ्लेक्सेस, ये बुक्स हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? प्रशंसा, दंड, पुरस्कार या सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण? सही व्यवहार के परीक्षण के लिए क्या जरूरी होता है कि उनके सामने सही तरीके से व्यवहार किया जाए। बच्चे तभी अच्छे तरीके से व्यवहार करते हैं जब उनके शिक्षक भी अच्छे और आदर्श व्यवहार करते हैं, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा अनुकरण से सीखते हैं। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया है? गोल ग्रेडियंट के प्रतिपादक कौन है? क्या है? लक्ष्य प्रवणता के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो क्लार्क हुल ने जो है इसका प्रतिपादन किया है 1932 में प्रतिपादन किया है। हॉल एक प्रमुख व्यवहारवादी विचारक हैं। तो क्लार्क हॉल जो है वो एक व्यवहारवादी विचारक हैं। 1942 में इन्होंने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो हॉल का सिद्धांत क्या है? सीखने का सिद्धांत है, जिसमें इन्होंने परिकल्पित निगमनात्मक विधि या तार्किक निगमनात्मक विधि कहा जाता है जिनके सिद्धांत को। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित कौन नहीं है इसमें? डेविड ह्यूम नहीं है। डेविड ह्यूम अनुभववादी चिंतक माने जाते हैं, अनुभववादी चिंतक हैं। इसके अलावा बुश, D.W. एलन और एचिसन, ये सभी जो हैं सूक्ष्म शिक्षण विचारधारा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो शिक्षण अधिगम के 3 स्तर माने जाते हैं। कौन कौन से? स्मृति, बोध और चिंतन। विकल्प देखते हैं, अवबोध स्तर, स्मृति स्तर, परावर्ती स्तर और पूर्ववर्ती स्तर। अब देखिए यहाँ पे वैसे तो हम अधिगम के 3 स्तर मान लेते हैं, स्मृति, बोध और चिंतन। यहाँ पे चिंतन भी लिख लीजिए, 3 होते हैं, 3 बोध माने जाते हैं। अब लेकिन यहाँ पे विकल्प थोड़ा सा इधर आ गया, तो हमें देखना है कि परावर्ती स्तर, परावर्ती स्तर का प्रतिपादन हंट ने किया है, ठीक है, और इसे शिक्षण का सर्वोच्च स्तर माना जाता है। शिक्षण का सर्वोच्च स्तर माना गया है। इसमें क्या बात कही गई? इसमें कहा गया है कि रटने की बात नहीं की गई। इसमें क्या किया गया? बात की गई रटना नहीं है, समस्या का समाधान मौलिक चिंतन पर आधारित है। प्रतिपादक कौन है? परावर्ती स्तर से के हंट हैं। अब यहाँ पे शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों को सीखने के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना तथा उनको सीखने के लिए प्रेरित करना है। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विषय वस्तु को पढ़ाया जाता है। शिक्षण अधिगम के 3 स्तर माने गए हैं। स्मृति स्तर का प्रतिपादन किसने किया है? यहीं पे लिख लीजिए आप लोग, हर्बर्ट ने किया है। बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल का प्रतिपादन किसने किया है? मॉरिस विज्ञे ने। अंतिम चिंतन एवं मनन स्तर, या फिर इसे कुछ रिफ्लेक्टिव लेवल भी कहते हैं, जॉन डुई ने जो है इसका प्रतिपादन किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे हम। निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? जनतांत्रिक शिक्षण नीति से तात्पर्य क्या होता है? शिक्षण जो है छात्रों आधारित जो शिक्षा होती है, जिसमें छात्रों की सहभागिता होती है, उसको जो है जनतांत्रिक शिक्षण नीति कहा जाता है। तो व्याख्यान नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति ही इसमें
सारी समस्याओं प्रश्न भी उठाते हैं और उसका समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। अन्वेषण एक जनतांत्रिक विधि है। योजना और मस्तिष्क उद्वेलन ये तीनों ही जनतांत्रिक नीति मानी जाती है। व्याख्या पढ़ते हैं। शिक्षण को कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं माना जाता है। व्याख्यान किसी विशेष व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो उसके स्वयं के विचार होते हैं, जबकि वाद विवाद, मस्तिष्क उद्वेलन, अन्वेषण, योजना कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण के अंग माने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है? विकल्प है, यह केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सीखने की समृद्धि करती है। तो आपको पता है समावेशी शिक्षा विशेष और सामान्य दोनों ही प्रकार के बच्चों को भेदभाव रहित शिक्षा देने की बात करती है। तो नहीं है पूछा है, तो ये तो गलत ही है। देखते हैं इसके अलावा, यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है। बिल्कुल है। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद्य नहीं है। बिल्कुल सही। यह सभी विद्यालयों की क्षमता को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। एकदम ही आपका सही है विकल्प। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली है? विकल्प है, शिक्षक छात्र कथन, शिक्षक कथन, अभिभावक कथन और मौन। तो फ्लैंडर का जो सिद्धांत है वो मौखिक व्यवहार पर आधारित है। इस पर किसके बीच में? मौखिक व्यवहार। किसके? छात्र और शिक्षक के बीच में मौखिक व्यवहार कैसा है, इस पर विश्लेषण किया है फ्लैंडर ने। और इसमें इन्होंने व्याख्या देखते हैं। नेड ए फ्लैंडर ने 1959 में कक्षा के शाब्दिक व्यवहार पर आधारित एक विशिष्ट प्रणाली विकसित की, जो कक्षा के अंतर्गत होने वाले विभिन्न घटनाओं का निरीक्षण क्रमबद्ध रूप से वैज्ञानिक ढंग से करती है। कक्षागत व्यवहार के अध्ययन के लिए शिक्षण के दौरान होने वाली शाब्दिक अंतःक्रिया का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए संपूर्ण शाब्दिक व्यवहार को इन्होंने 3 भागों में बांटा है। वो क्या है? शिक्षक के कथन, छात्रों के कथन और मौन या विभ्रांति और जो साइलेंस होता है, वो इन्होंने 3 भागों में शाब्दिक व्यवहार को विभाजित किया। और अभिभावक कथन इससे संबंधित नहीं है। आगे देखते हैं। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या है? विकल्प है आपका रूपग्राम, ध्वनिग्राम, पद या शब्द। तो रूपग्राम को सबसे लघुत्तम इकाई माना जाता है, क्योंकि ये क्या होती है? अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई होती है। और ये क्या होती है? सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। लिखिए, सार्थक इकाई, जिसका क्या होता है? निश्चित अर्थ होता है। जैसे उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, तो इसे रूपग्राम कहा जाता है। अब यहीं पे ध्वनिग्राम भी विकल्प में दिया हुआ है। ध्वनिग्राम से क्या तात्पर्य होता है? ध्वनिग्राम भाषा की सबसे छोटी इकाई तो होती है, ध्वनि इकाई, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। और दोनों ही छोटी होती हैं। यहाँ पे आपका अर्थ की लघुत्तम इकाई पूछा है, तो इसीलिए इसमें आपका रूपग्राम विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम करके सीखते हैं किसका कथन है? तो हम करके सीखते हैं, वैसे हमने याद किया है किसका कथन हम जानते हैं इसको? जॉन डीवी का कथन जानते हैं। इसके अलावा यह डॉक्टर मेस का कथन भी है कि हम करके सीखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो शिक्षण का स्तर हमने अभी पहले ही देखा, बोध, स्मृति और चिंतन, तो इसमें वर्णन नहीं होगा।
अगला प्रश्न है, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया क्या होती है? विकल्प है निदान की, प्रत्यक्षीकरण की, क्रिया और प्रतिक्रिया की, या फिर उपयुक्त सभी। तो शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया क्रिया और प्रतिक्रिया की होती है। व्याख्या पढ़ते हैं। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया क्रिया एवं प्रतिक्रिया की होती है। इसके माध्यम से शिक्षण कार्य प्रभावशाली तरीके से संपन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तु को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निश्चित है क्या? अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपक सामान्यीकरण, अनुक्रिया सामान्यीकरण, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका विकल्प सही हो जाएगा सी, अनुक्रिया सामान्यीकरण। व्याख्या देखते हैं। जब बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, यह प्रक्रिया अनुक्रिया के सामान्यीकरण अनुबंधन के कारण होती है। जब अनुक्रिया को दोहराया जाता है तो प्रायः उसमें समान प्रकार के ही कार्य होते हैं, अर्थात उद्दीपक के प्रति समान रूप से कार्य की प्रतिक्रिया होती है। अतः विशेष प्रकार की अनुक्रिया को दोहराना ही अनुक्रिया का सामान्यीकरण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखना चाहिए? ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। तो विकल्प देखते हैं। व्यक्तिगत भेद, अभिभावकों की पृष्ठभूमि, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, या विषय की विशिष्ट प्रकृति। तो व्यक्तिगत भेद, विभिन्नता बहुत जरूरी होती है कि छात्रों की विभिन्नता को समझा जाए कि कौन से बच्चे का समझने का स्तर क्या है, उसका किस विषय में किस बालक बच्चे की अच्छी पकड़ है, ये जानना तो आवश्यक होता है। अभिभावकों की पृष्ठभूमि का शिक्षण विधि से कोई लेना देना नहीं होता है। शिक्षण का विद्यार्थियों का मानसिक स्तर बिल्कुल सही है। विषय की विशिष्ट प्रकृति, ये भी आपका विकल्प सही है। तो इसमें आपका विकल्प भी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? विकल्प है सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, अभिवृत्ति में स्थिरता, या समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो जिज्ञासा की कमी नहीं, बच्चे बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। तो बाल्यावस्था की आयु 6 से 12 की होती है, 12 वर्ष की होती है। बाल्यावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं, जिनमें विकास में स्थिरता, मानसिक योग्यता में वृद्धि, जिज्ञासा की प्रबलता, वास्तविक ज्ञान का विकास, रचनात्मक कार्यों में रुचि, सहयोग की भावना, नैतिक गुणों का विकास, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, सामूहिक प्रवृत्ति, रुचियों में परिवर्तन, संग्रहीकरण की प्रवृत्ति आदि विशेषताएं होती हैं बाल्यावस्था की। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? विकल्प है उद्भवन, आयोजन, अभिप्रेरण, या प्रबोधन। तो इसमें से आपका मोटिवेशन नहीं होगा। इसके अलावा उद्भवन, आयोजन और प्रबोधन। तो इसको पहले ये समझना पड़ेगा, सृजनात्मक प्रक्रिया की 4 अवस्थाएं बताई हैं किसने? ग्राहम वॉलेस ने। ग्राहम वॉलेस ने सृजनात्मक प्रक्रिया की 4 अवस्था बताई है। 4 अवस्था में सबसे पहले आता है प्रिपरेशन, आयोजन या तैयारी कहेंगे इसको। दूसरा क्या है? उद्भवन, इंक्यूबेशन। इसके अलावा प्रबोधन या प्रदीप्ति, इंसाइट। इसके अलावा सत्यापन होगा, एक लिख लीजिएगा, सत्यापन, वेरिफिकेशन। 4 अवस्थाएं बताई है इन्होंने, 1, 2, 3 और 4। तो इसमें आपका बी विकल्प नहीं होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का पहला चरण माना जाता है? विकल्प है शारीरिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक या मानसिक। तो सबसे जो विकास का चरण वो माना जाता है पहला, वो होता है शारीरिक विकास का। देखिए, वृद्धि एवं विकास को यदि समान अर्थों में
प्रयुक्त किया जाए सामान्य अर्थों में, तो बच्चों के व्यक्तिगत विकास का सर्वांगीण विकास कुछ चरण होंगे, जिसके सबसे पहले शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक एवं बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक तथा चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास और भाषात्मक विकास। अगला प्रश्न है, सीखना एक तरह के व्यवहार का बचाव है, विस्तार है, प्रसार है या संशोधन है? तो सीखना एक प्रकार से क्या होती है, एक प्रगतिशील प्रक्रिया होती है, जिसको कि संशोधन कहा जाता है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किसने किया है? स्किनर बॉक्स का प्रयोग आपको पता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में स्किनर ने स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया। इसको ऑपरेंट थ्योरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में क्या है, 5 उप परीक्षण दिए गए हैं। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। 1955 में प्रोफेसर चंद्र मोहन भाटिया द्वारा कुछ विदेशी तथा कुछ स्वनिर्मित परीक्षणों को सम्मिलित करके भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल एक निष्पादन बुद्धि परीक्षण माला का निर्माण किया गया। भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में किया जाता है। इस बुद्धि परीक्षण के 5 बौद्धिक उप परीक्षण हैं, जैसे कोह ब्लॉक टेस्ट हो गया, अलेक्जेंडर पास एलोंग टेस्ट हो गया, आकृति चित्रण टेस्ट हो गया, अंक तत्काल स्मृति टेस्ट हो गया एवं चित्र रटना टेस्ट है। ये भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस भी कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया है? विकल्प है फ्रॉबेल, मॉन्टेसरी, कुक या फिर डाल्टन। तो फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन विधि का प्रयोग किया है। फ्रॉबेल ने शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया है। यह छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का एक रूप है जो घरेलू शिक्षण से बदलकर अधिक औपचारिक शिक्षा में परिवर्तित होता है। इस पद्धति के माध्यम से बच्चों को रचनात्मक खेल, सामाजिक वार्तालाप के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है। इसमें बुनियादी कुशलताओं का विकास किया जाता है। फ्रॉबेल ने प्री स्कूल शिक्षा का पहला संस्थान खोला, जिसे किंडरगार्टन नाम दिया था। किसने? फ्रॉबेल ने। अगला प्रश्न है, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है? विकल्प है थॉर्न, विलियमसन या रोजर्स। तो थॉर्न हो जाएंगे। और इन्होंने क्या किया है, व्यक्तित्व के विकास का अवलोकन करके, उनके पिछले व्यवहारों को समझ करके, उनकी समस्याओं के निदान और उपचार की योजना पर इन्होंने महत्वपूर्ण रूप से कार्य किया है। अगला प्रश्न है आपका, छात्र के वांछित व्यवहार में संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि क्या होती है? छात्रों को दंडित करना। तो दंडित करना तो बिल्कुल भी नहीं। उन्हें नज़रअंदाज करना, ये भी गलत है। उनके माता पिता को सूचित करना। तो इसमें पूछा सबसे प्रभावी विधि। पहले अंतिम विकल्प पढ़ते हैं। अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, डिसलेक्सिया संबंधित है। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? विकल्प है पढ़ने संबंधी समस्या है, बिल्कुल। गणितीय कौशल का जो है वो क्या होता है? डिसकैलकुलिया होता है। डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या होती है। अगला प्रश्न है आपका, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रस्तुत की जाती है? तो ब्रेल लिपि आपको पता है कि ये दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए होता है। अगला प्रश्न है आपका, CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। अगला प्रश्न है, CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड का अर्थ क्या होता है? मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे, बिल्कुल नहीं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, बिल्कुल। ऐसे बच्चे जिनको थोड़ा सीखने में, चलने में, बोलने में सहायता लगती है, उनको विशेष रूप से उनकी मदद करनी पड़ती है, जो डिसेबल बेसिकली बच्चे होते हैं, उनकी बात की जा रही है। लिखा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, CWSN से अभिप्राय विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से होता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा परामर्श एक तत्व नहीं है? साक्षात्कार, विश्वास या संप्रेषण, या फिर वृत्तिक वृद्धि, प्रोफेशनल ग्रोथ। तो इसमें से साक्षात्कार, विश्वास, संप्रेषण, ये सभी जो है परामर्श के तत्व होते हैं।
लेकिन वृत्तिक वृद्धि जो है परामर्श का तत्व नहीं है। रहे आपके 2018 यूपी टेट के 30 प्रश्न। धन्यवाद।